हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर सीरीज़ के 22nd लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं वेस्टर्न थिंकर्स का। और हम आज तीन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें फर्स्ट दो तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आज हमारे काम की शुरुआत हो रही है। प्लाटो का हम वर्चूज़ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन देखेंगे, सेंट एंसेलम देंगे जिनका ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। ये बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है, मतलब जय श्री राम वाला कॉन्सेप्ट है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड हम मेरा यही टारगेट रहेगा दोस्तों, विद इन कपल ऑफ डेज हम इस सब्जेक्ट को बोलें जय श्री राम। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ कि जब हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात करते हैं तो देखो, इंडियन में क्या होता था कि देयर वाज अ डिफाइंड एंड गोल एक्सेप्ट चारवाक। एक मीडियम होता था, पुरुष, प्रकृति, माया, इन सब की बातें होती थी। अब ये जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, ये किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, मतलब दे आर वेरी स्पेसिफिक। आपको याद होगा कि मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में ये भी बताया था कि दे आर वेरी स्पेसिफिक, किसी एक टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, प्लाटो जी जो है वो किसको टच करेंगे, आपके वर्च्यूज को। ठीक है, तो ये वर्च्यू का मतलब क्या है, ये क्या होता है, इसको समझने के पहले ये कुछ कीवर्ड है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एक ब्रॉडर लेवल पे इनको समझे। पहला है वैल्यूज, फिर उसके बाद है मोरल्स, फिर उसके बाद है एथिक्स, एंड देन उसके बाद आता है वर्च्यूज। ठीक है, अब ये क्यों इतना मैं डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो आप समझ पाएंगे कि प्लाटो कितने बड़ी बात कह के गए या प्लाटो कितनी अमेजिंग बात बोल के गए। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है, जैसे मान लो भाई एक एक बच्चे का जन्म हुआ, वो है वैल्यूलेस, उसके अंदर तो कोई वैल्यू है नहीं, उसके अंदर कोई मोरल्स नहीं है, वो एथिक्स को नहीं जानता। अब होता क्या है, उसका धीरे धीरे ही गेट्स एक्सपोज टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड में उसको पता चलता है राइट और रॉन्ग के बारे में। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग जैसे ही उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, वो कहलाते हैं वैल्यूज। बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट और रॉन्ग। जब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो अपने एक्शंस लेता है, वो उसके मोरल्स कहलाते हैं। कि भाई अगर ये काम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्राइब मिल रही है, आप ब्राइब लेने से मना कर देते हो, तो आपका वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी। एक्शन के बेसिस पे आपने मॉरल क्या लिया, आपने घूस लेने से मना कर दिया। ठीक है, अब वैल्यूज और मोरल इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। ये किसके लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। जब ये इंडिविजुअल वैल्यूज या मोरल्स सोशली एक्सेप्ट हो जाए, मतलब सोसाइटी इनको एक्सेप्टेंस दे दे। अब ये जो सोसाइटी है दोस्तों बहुत ही सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि आपका समाज, समाज आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो ये सोसाइटी अपने आप में वेरिंग डेफिनेशन है, बट इन अ सेंस कि अगर ये सोसाइटी इसको, इन सारे वैल्यूज या मोरल्स को एक्सेप्ट कर ले, तब वो बन जाता है क्या, एथिक्स। अब जब एथिक्स आपकी बन गई विच इज़ बेस्ड ऑन सम मोरल्स एंड वैल्यूज, और आप उसको प्रैक्टिस करके यू मेक दिस एज अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, इंडिविजुअल, या उसके मतलब इनहेरेंट हो गया। जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना कि सरदार जी जो होते हैं वो हमेशा सबकी मदद करते हैं, तो इट इज़ देयर वर्च्यू टू सर्व पीपल, इट इज़ नॉट देयर एथिक्स। ये इसके आगे निकल गए, ये उनका वैल्यू या मोरल नहीं है, ये उसके और आगे निकल गए, इट इज़ देयर वर्च्यूज। ठीक है, तो आई होप ये जो चार लेवल्स हैं, एक, दो, तीन और चार, ये आपके काम आएगा और आप इसको आगे चल के यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, आई होप आप इसके थ्रू पढ़ लीजिएगा, बट मेरा पर्पस था इन चार स्टेजेस को समझाना। आप अगर इन चार स्टेजेस को समझ सकते हैं तो आपके लिए प्लाटो जी बहुत ही आसान हो जाएंगे। आपको पता होगा प्लाटो 429 से 347 थे। देखिए सोक्रेटिस, देन प्लाटो, देन एरिस्टोटल, ये भी आपको पता होगा। तो प्लाटो जी ने टोटल 7 वर्चूज दिए। 4 बोला कार्डिनल, कार्डिनल मतलब
सोशली एक्सेप्टेड, फिर उसके बाद 3 बोला ओनली बाय क्रिश्चियन। ठीक है, ये कौन से थे? ये थे थियोलॉजिकल। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये कॉर्डिनल वाले, बिकॉज आपको ऐसा प्रिंसिपल देखना है विच आर एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो ये जो 4 कॉर्डिनल प्रिंसिपल्स है दोस्तों, उसमें आता है पहला तो है प्रूडेंस। ठीक है, अब ये प्रूडेंस का मतलब क्या है? तो प्रूडेंस का मतलब ये है, एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको सारे समझा देता हूँ। ठीक है, मतलब एक बार आप वर्ड समझ लो। इसके लिए मैंने क्या लिखा है? गाइड, सेट द रूल एंड रीजन फॉर अदर वर्च्यूज। उसके बाद मैंने बोला जस्टिस ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी। फिर उसके बाद मैंने बोला टेम्परेंस यानी कंसिस्ट, सेल्फ रेगुलेशन एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी। एंड देन मैं बोल रहा हूँ करेज। ठीक है, ब्रेवरी बेस्ड ऑन जस्टिस। अब इस पूरे के लिए एक सिचुएशन संभालते हैं कि देखो यार, लॉ या रूल बनाने का पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होता है? देश एक्ट एज अ रूल बुक। ठीक है, वो एक रूल बुक की तरह काम करते हैं। जैसे ही वो रूल बुक कोई ब्रेक करने का कोशिश करता है तो हम लोग जस्टिस वाले रास्ते में जाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो उसको जस्टिस दिलाने का काम कौन करता है? एक जज करता है। एंड जज हैज द करेज टू प्रोवाइड जस्टिस। ठीक, लेकिन इस पूरे रूल बुक या पूरे इंडिविजुअल का जो वैल्यू क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए टेम्परेंस या फेथ ओवर द मशीनरी ऑफ व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर उसको भरोसा होना चाहिए। अब मैंने ये पूरा सिचुएशन समझाने का मतलब ये था कि प्रूडेंस टॉक्स अबाउट नथिंग बट प्रैक्टिकल या नेचुरल डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। कि आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आपके प्रूडेंस से सेट होता है। और ये किसके ऊपर बेसिस होता है? कि ये पहला तो नियम बनाता है, दूसरा रीज़न करता है या बेसिस तैयार करता है अदर वर्च्यूज़ का। तो जब आपके पास डिसीजन मेकिंग की ताकत आ गई तो आप क्या करोगे? अगला आपका स्टेप क्या रहेगा? आप अपना काम सही तरीके से करोगे, बिकॉज आपको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में। तो जस्टिस में यह होता है कि जस्टिस का मतलब है कि आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से करो, और दूसरा बिना किसी प्रेजुडाइज के सही आदमी को सही जगह बैठाओ। जब ये सारी चीज़ें होने लगती है और वो डे टू डे बिजनेस में काम करने लगता है, तब उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, दैट इज़ टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप अपने आप को ठीक तरीके से लेके चलोगे, देन यू विल रिस्पेक्ट द लॉ, यू विल रिस्पेक्ट द लॉ। ठीक है, अब मान लो कोई इस चीज़ से बाहर हो जा रहा है, यानी वो टेम्परेंस वाली क्वालिटी नहीं ला पा रहा है, तो हमें उसको जस्टिस दिलाना होगा, बिकॉज समवन इज ब्रेकिंग द लॉ। तो इनेबल्स टू फेस द डिफिकल्टी विच कम्स इन वे ऑफ जस्टिस, वो क्या करता है? करेज। तो अगर किसी सोसाइटी में ये 4 क्वालिटीज़ है, एक वो नियम से चलती है, दूसरा वहाँ पे सबको न्याय मिलता है, सबके अंदर वो भाव है कि भाई, और ये जस्टिस हम ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये लीगल टर्म्स में मैं बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑल्सो। एंड देन सबके अंदर टेम्परेंस है। टेम्परेंस कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली भी बात करता है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी न किसी एक व्यक्ति की माननी है। और ये दूसरा नाम भी बोला जा सकता है रूल ऑफ लॉ, कि आपको लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, आपको लॉ की रूल ऑफ लॉ मानना है। एंड देन करेज, कि लोगों के अंदर एटलीस्ट इतना करेज होना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये था दोस्तों थ्योरी ऑफ प्लाटो, थ्योरी ऑफ वर्चूज बाय प्लाटो। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल भी बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेके आते हैं दोस्तों। देखो, आपको याद होगा मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, सत्कर्यवाद, दूसरा था असत्कर्यवाद। इसमें क्या था? सत्कर्यवाद में क्या था कि कॉज एग्जिस्ट बिफोर इफेक्ट। असत्कर्यवाद में क्या था कि नहीं, वो दोनों सेम टाइम पे आते हैं। ठीक है, दे कांट प्री एग्जिस्ट। ठीक, एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है वो
इससे बहुत पीछे है। मतलब ये जो थॉट्स थे दे वर रीजनिंग कि व्हाट आर द कॉजेज एंड हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये क्या करने की कोशिश करता है, ये कुछ इसेंशियल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है कि आखिर ये दुनिया ही क्यों बनी है, या ये दुनिया बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये चार कॉजेस को डिस्कस करता है, मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट और फाइनल कॉज। इसमें मटेरियल कॉज बोलने का मतलब ये है कि दुनिया बनाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। देर आर सम बेसिक मटेरियल जिसको जोड़ के तोड़ के मरोड़ के दुनिया बनाई गई है। आपको याद होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, वैशेषिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या था, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट था, दैट वाज परमाणुवाद की दुनिया छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी है। वो उसका सम और रेप्लिका यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये जो परमाणुवाद है ये भी बोलता था कि पांचों तत्व आके मिलते हैं एंड देन इनका रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज फॉर्मल कॉज। पैटर्न और इसेंस इन कन्फर्मिटी विद दीज मटेरियल्स असेंबल्ड। और यहाँ से आता है रूल ऑफ नेचर। मतलब देर इज अ नेचर एसोसिएटेड विद ईच मटेरियल एंड देयर मोड ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो, कि कैसे वो जुड़ेंगे वो सारा का सारा किसके थ्रू आता है, फॉर्मल कॉज से आता है। अब उसके बाद आता है एफिशिएंट कॉज, कि भैया देर इज अ फोर्स, इसके पीछे एक ताकत है। अब यहाँ पे देखिए कैसे वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी वेरी करती है। देखो अभी तक हम वैशेषिक में क्या पढ़ते थे कि इनको किसने जोड़ा, गॉड ने। देयर मस्ट बी सम सुपर पावर विच हैज एक्टेड एज एन एजेंट टू कंबाइन दिस मटेरियल। बट यहाँ पे वो क्या है वो बताने की कोशिश नहीं करता। ये बोलता है कि देर इज एन एजेंट, देर इज अ फोर्स दैट ब्रिंग्स। वो कौन है, हु इज दैट फोर्स। अगर ये आंसर करना हो तो हमको आना पड़ता है इंडियन फिलोसफी में, ठीक है, मेरा भारत महान। फिर उसके बाद आता है फाइनल कॉज। ये बोलता है कि एंड पर्पस, ये सिर्फ बात करता है यूटिलाइजेशन के सेंस में, और हमारा जो मीनिंग होता है दैट इज इन सेंस ऑफ सेल्वेशन। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन फिलोसफी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। ये सिर्फ फोकस किस पे किया कि किससे, कैसे, कौन और क्यों, ये चार क्वेश्चन को आंसर देता है, ठीक है। बट अपना जो इंडियन फिलोसफी है इन क्वेश्चंस के बियॉन्ड भी आंसर करने की कोशिश करता है। तो ये चार आपका थ्योरी ऑफ कॉजेशन है दोस्तों। इसके बाद आते हैं सेंट अंसेल्म विच टॉक्स अबाउट ऑन्टोलॉजिकल थॉट्स। देखो यार ऑन्टोलॉजिकल वर्ड ही खतरनाक है, ठीक है। ऑन्टोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस और रियलिटी को डिस्कस करते हैं, और ये इम्पेरिकल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इनका इम्पेरिकल होना ज़रूरी नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर के इनको बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले को मुझे एक दो बार लगा यार कहना क्या चाह रहे हो भाई, ठीक है, मतलब बेतुकी बात सीधी सीधी अगर बोले तो, मगर फिर भी चूंकि इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस तो हमें समझना है। तो देखो यार दिमाग को लगा लो, रख दो साइड में और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहता है कि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ सोचो, तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ कौन है, स्वयं ईश्वर, स्वयं गॉड है, ठीक। अब उसके बाद बोलता है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें कहाँ रहती हैं। तो दो जगह रहती है भाई, या तो मेरे दिमाग में, एक तो केवल मेरे दिमाग में, दूसरा मेरे माइंड में प्लस रियलिटी में, ठीक है। तो इन दोनों में से, मतलब ये जो कंडीशन, एक जो चीज़ मेरे दिमाग में है, दूसरा जो रियलिटी में है प्लस मेरे दिमाग में, इन दोनों में बेटर कौन है। तो इन दोनों में बेटर कौन है, ऑब्वियसली कौन होगा, जो दिमाग में हो और रियलिटी में हो। फिर उसके बाद ये बोलता है कि चूंकि ईश्वर से अच्छा कुछ है ही नहीं, जो आपने पहले केस में बोला था, इसीलिए गॉड एग्जिस्ट भी करता है। मतलब गॉड सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, दिमाग और रियलिटी में। चूंकि गॉड सबसे बड़ी चीज है इसलिए वो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा। दैट्स इट, दिस इज द ऑन्टोलॉजिकल थॉट्स ऑफ सेंट अंसेल्म। अब मतलब गजब है भाई, एकदम गजब है कि इफ द गॉड ओनली
एग्जिस्टेंट इन माइंड, हम तो इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते, इसीलिए भगवान सबसे महान है। और इसका वो सोर्स क्या देते हैं, यही रीज़न। इसको दो तीन तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। चलो मैं आपको मतलब एक आध आपको तरीके बताता हूँ। पहला क्या बोलते हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर से अच्छा कुछ है ये नहीं, ठीक। अब अगर हम सोचने जाएं कि कुछ हो सकता है क्या, तो हमको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि गॉड का जो आइडिया है वो सिर्फ हमारे दिमाग में है, और हम गॉड से बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं सकते, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। दिस इज द लाइन। प्रूफ भी यही देते हैं कि भैया गॉड इज अ बीइंग, उनसे कुछ बड़ा है नहीं। गॉड एग्जिस्ट एज एन आइडिया, चूंकि आइडिया में है और सबसे बड़ा है, इसलिए वो रियलिटी में भी होगा, ये वो मान लेते हैं। बस हो गया, इतना इनका कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा अगर कोई वाहियात थ्योरी देगा तो उसकी बुराई तो होगी। तो नीलो और कैंट दोनों कहते हैं कि जस्ट सेइंग समथिंग एग्जिस्ट डजंट मेक इट रियल। ऑब्वियसली भाई, मतलब 100% अग्रीड। क्या आप बोल दोगे कि हाँ इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा क्या? ऐसा तो है नहीं। और अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करने की कोशिश करें तो ये ट्राई टू प्रूव करता है गॉड्स की एग्जिस्टेंस जस्ट बाय थिंकिंग इट लॉजिकली। आई डोंट नो लॉजिक किधर से आया कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी देन सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इफ वी डोंट नो अबाउट बी वी नो सम हाउ ए, तो वी सी इज इक्वल टू ए, कुछ ऐसा टाइप का प्रूफ करता है जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू आर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। इसके साथ दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर 3 के पार्ट हैं, ये पेपर 5 का पार्ट है, टेक्नोलॉजी पेपर 4 का पार्ट है, आत्मनिर्भरता आपका पेपर 7 का भी पार्ट हो सकता है, एंड आई थिंक 5 का ही इसको मैं ले लूँगा। स्ट्रॉन्ग नेशन पेपर 3 का पार्ट है। आप इन सारे सैम्पल क्वेश्चंस को अपेयर करिए, क्या पता इनमें से कोई एक सवाल आपको अपने मेंस में दिख जाए। आप लोग अभी तक ये लेक्चर देख रहे हैं, आपको थैंक यू। और दोस्तों बाकी के आप हमारे 21 लेक्चर्स भी इस चैनल के लिंक से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर।